हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि शुरू हो गया है खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 14, जो कि फॉर अ चेंज साउथ अफ्रीका केप टाउन में नहीं, रोमानिया में शूट हो रहा है। और हर सीजन की तरह इस सीजन में भी आपने देखा भांति भांति के पदार्थ आए हैं। कोई कलर्स कोटे वाला है तो कोई नेपोटिज्म कोटे वाला है। नेपोटिज्म कोटे से आपको याद हो तो कुछ सीजन पहले शम्मुदा शेट्टी भी आई थी। पिछले सीजन में भी एक दो नेपोटिज्म यानी कि फिल्मी खानदान या सिफारिशी लोगों का जो कोटा होता है, इस बार उसका प्रतिनिधित्व करने आई है टाइगर श्रॉफ की बहन और जैकी श्रॉफ की बेटी और कृष्णा जैकी श्रॉफ। और जैकी श्रॉफ से मुझे याद है कि जैकी श्रॉफ हाथ में लेकर के पौधा सबको बोलते रहता है, भिड़ो 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 तो मेरा बच्चा है, भिड़ो भिड़ो तो भी मेरा बच्चा है, भिड़ो भिड़ो पौधा लगाने का, प्रकृति को बचाने का, भिड़ो भिड़ो ये वो। तो ये जैकी श्रॉफ जो कि इत्तेफाकन रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 में मेन विलन का रोल कर रहे हैं, और उस फिल्म में टाइगर श्रॉफ यानी कि जैकी श्रॉफ का लड़का और कृष्णा श्रॉफ का बड़ा भाई यानी कि टाइगर श्रॉफ भी काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जग्गू दादा ने ऑन सेट बोला होगा रोहित शेट्टी को, भिड़ो देख, भिड़ो तो मेरा बच्चा है, भिड़ो भिड़ो तो मेरा बच्चा है, भिड़ो ये ले पौधा। रोहित शेट्टी ने पूछा होगा, यार मेरे को कौन सा पौधा दे रहे हो यार, मेरे को पौधे की जरूरत नहीं है। तो जैकी श्रॉफ क्या बोलेंगे, भिड़ो मैं तेरे को ये पौधा नहीं दे रहा हूँ, मेरे घर पे एक और जो मांस का जो पौधा है कृष्ण नाम का, उसको थोड़ा सा काम दे दे भिड़ू। क्या है कि तूने मेरे को तो काम दिया भिड़ू, टाइगर को भी काम दिया भिड़ू, कृष्णा को भी काम देना भिड़ू। तो रोहित शेट्टी तो भाई साहब बड़े दिल वाले, आपको तो पता ही होगा ना। सारा अली खान रोते रोते पहुंच गई थी, उन्हें काम चाहिए, तो रोहित शेट्टी ने आनंद फानंद में सिम्बा पिक्चर में लीड रोल दे दिया था सारा अली खान को। एनीवेज, ये जो नेपोटिज्म का कोटा है या जो कलर्स का कोटा है, वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। अपन आ जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर। तो रोहित शेट्टी की धांसू एंट्री, कंटेस्टेंट वगैरह का इंट्रोडक्शन। अच्छा, कंटेस्टेंट में हमें एक चीयर लीडर भी दिखी है। एक ऐसी चीयर लीडर जो कि एक टाइम पर इंडियन टीवी की मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली भाभी थी। कल वो सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनकी तरह रिएक्शन देना या फिर चीयर लीडर्स की तरह चीयर करना, बस यही किरदार निभाने के लिए एक बॉडम महिला को भी बुलाया गया है। ये बॉडम महिला जो कि कलर्स के पिछले शो कर चुकी है और हर शो करने के बाद मेकर्स को गाली दे करके बाहर आई, लेकिन इतनी बेशरम, इतनी बेगैरत है ये बॉडम महिला कि जिस मेकर या जिस चैनल को वो भर-भर के कोसती रही, गाली देती रही, उसी मेकर्स, उसी चैनल के शो में फिर से चली आई थूक करके चाटने। वैसे अकेली बॉडम महिला नहीं थूक कर नहीं चाटा है, बॉडम महिला को बराबर साथ दिया है आसिम द रियाज ने। ये आसिम द रियाज जो कि बिग बॉस 13 से फेमस हुआ था, हमने भर-भर के उसे सपोर्ट करा था। क्यों? क्योंकि मेकर जो हैं वो उसके साथ काफ़ी गलत कर रहे थे, लेकिन वो आसिम रियाज जो जानता था कि मेकर्स ने उसके साथ कितना गलत किया, सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि उसका जो छोटा भाई है उमर रियाज, उसके साथ बिग बॉस 15 में ज्यादती की, अन्याय की हदें पार कर दी थी। तो जब आसिम और उमर दोनों को ही पता है कि कलर्स वालों ने कैसा ट्रीट किया है, वो कितने बायस्ड होते हैं, कितने अनफेयर होते हैं, इतना सब जानते बूझते भी आप कलर्स के शो में आ गए हैं, तो आपको दोगला ही तो बोला जाएगा। लेकिन आश्चर्य देखिए कि यह आसिम रियाज जो कि इस एपिसोड में दूसरे कंटेस्टेंट को दोगला दोगला बोल रहा था, सर ये दोगले हैं, दोगलापंती। सबसे बड़ी दोगलापंती किसने करी? आसिम रियाज खुद और बॉडम महिला। क्योंकि ये आसिम रियाज और ये बॉडम महिला, ये दो ऐसे प्राणी हैं जो कि कलर्स के शो में आए, कलर्स के शो से ये बहुत फेमस हुए, कलर्स ने इन्हें पैसे भी दिए, लेकिन इन्होंने बदले में कलर्स को ही गालियां दी, खूब कोसा, ब्लेम किया हर तरीके से, लेकिन फिर थुक कर चाटा और उसी कलर्स के शो में आ गए। तो भर भर के दोगलापन भी आपको दिख रहा है बॉडम महिला का भी और आसिम रियाज का भी। अब काफी सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि भाई तुम्ही ने तो इन लोगों को सपोर्ट करा था। भाई जब सपोर्ट करा था तब सपोर्ट करा था क्योंकि उस सीजन में उनके साथ गलत हो रहा था। अब उस सीजन में सपोर्ट करा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गुलामी की जंजीर में बंध जाएंगे कि लाइफ टाइम सपोर्ट ही करना पड़ेगा। जी नहीं, जब सपोर्ट करा तब सपोर्ट करा। और कल जिस तरह से स्टंट के नाम पर आसिम रियाज ने जो हगा है, मतलब कोई चूतिया ही होगा जो आसिम के ऐसे ब्लंडर को देखकर भी उसे सपोर्ट या फिर जस्टिफाई करे। हाँ, उसके जो ब्लाइंड फैंस है वो ऑफकोर्स करेंगे, बट एनीवे उसका जो स्टंट है उस पर बाद में आते हैं, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। तो रोहित शेट्टी के धांसू एंट्री, कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन और जो पहला स्टंट था, इनफैक्ट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कल 3 स्टंट हुए हैं, पहला वो हवा में चक्कर गिननी, फिर दूसरा वो हवाई जहाज के अंदर, और तीसरा वो जो पानी के अंदर वो जो मतलब स्लाइड करना है, आप जिस पर पैर रख के खड़े हो, वो जो छोटा सा स्टैंड है वो गिर भी सकता है, फिसल सकते हैं। ये वो स्टंट है जिसमें कि बड़ी बड़ी बातें करके आसिम रियाज ने हक दिया था। तो ये जो कल 3 स्टंट हुए हैं, आपका फेवरेट स्टंट कौन सा था और आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई सबसे पहला स्टंट ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो पहला वाला जो स्टंट था जिसमें कि मेरी फेवरेट निम्मो, मेरी फेवरेट निम्मो स्टंट कम कर रही है, फेमिनिज्म की पीपड़ी ज्यादा बजा रही है, ये वो फेमिनिज्म वाला वो कीड़ा है ना, गर्ल पावर लड़कियां जीतेगी। इनफैक्ट जब रोहित शेट्टी इंट्रोडक्शन वगैरह ले रहे थे तभी मेरी फेवरेट निम्मो क्या बोली, सर अब तक के सीजन में कोई लड़की नहीं जीत पाई है पिछले 3-4 साल से, तो आई वांट कि कोई गर्ल जीते। अच्छा,
कोई गर्ल जीत जाए। गर्ल पावर की पीपड़ी अकेला एमसीयू नहीं, ये एनसीयू निम्रत ये भी बजा रही है। तो निम्रत और वो कपिल शर्मा के शो में जो आती थी सुमोना, सुट्टाबाज सुमोना, ये दोनों फीमेल जाती हैं, लेकिन क्या ये झंडे गाड़ के आ पाई? सुमोना तो भाई ऐसे चक्कर आए कि बेचारी मतलब बौखला गई। हालाँकि चक्कर तो चोमू कुमार को भी आए थे, उसको भी काफ़ी चक्कर गिन्नी की तरह घुमाया, और ये जो चक्कर वाला जो एलिमेंट था ना, इसीलिए मैं इस पहले वाले स्टंट को ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ बोल रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ना कि भैया वो जो कंटेस्टेंट है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो ये जो इंसानियत या जो ह्यूमैनिटी वाला एंगल है वो तो बरकरार रहेगा। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं हर कंटेस्टेंट को दूँगा, क्योंकि भाई साहब वो प्रोफेशनली ट्रेंड स्टंटमैन नहीं है, क्योंकि बाहर से देखना, बोलना तो बहुत आसान है। लेकिन मैं इस बात को भी अच्छी तरह समझता हूँ कि हवा में लटकना या फिर करंट के झटके लेना या फिर जानवरों के साथ पिंजरे में बंद होना, भाई साहब ये काफ़ी डेयरिंग का काम होता है। तो यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट जो कि एक्टर हैं, मॉडल हैं, राइटर हैं, कहने का मतलब है कि ये प्रोफेशनली ट्रेंड स्टंटमैन नहीं है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं हर किसी को दूँगा, लेकिन सिर्फ़ तभी तक जब तक इनके फैन्स भी इन्हें इंसान या फिर एक ह्यूमन के तौर पर देखेंगे। जब इन कंटेस्टेंट के फैन्स इन्हें किंग, ये लॉन वॉरियर है, ये टार्ज़न है, ये खलीफा है, तुर्रम खान है, जैसे ही उनके फैन्स इन कंटेस्टेंट को चने के झाड़ पर या फिर ये कहें लार्जर देन लाइफ एक टैग दे देंगे। कहने का मेरा मतलब है कि जब तक आप उन कंटेस्टेंट को एक इंसान समझ करके सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप उन्हें लार्जर देन लाइफ एक वो टैग दे देंगे, एक इमेज दे देंगे, तो मैं भी ये ह्यूमैनिटी या फिर ये बेनिफिट ऑफ डाउट और ये सारी चीज़ें मैं भी सिरे से दरकिनार कर दूँगा, क्योंकि जब आप उसे किंग बोलोगे, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि भई वो किंग वाला परफॉर्मेंस दे। जब आप बोलोगे फाड़ दिया, तो मैं ढूँढने की कोशिश करूँगा कि वो फाड़ के आया या खुद फट के आया। जैसे कि आसिम के फैन्स अब भी उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं कि फाड़ दिया, कहाँ से फाड़ दिया भाई? इतनी बड़ी-बड़ी बातें करके गया था वो आसिम रियाज़, सबको दोगला बोल के, और वो 300 पुल-अप्स वगैरह करता है। तो आसिम का तो कम्फर्ट ज़ोन वाला वो स्टंट था आखिरी वाला, लेकिन उसमें वो फिसड्डी साबित हुआ, और वो उस स्टंट में जीता कौन? उस स्टंट में जीता है कश्मीर, और ये वो कश्मीर है जिसके बारे में ये सीज़न शुरू होने से पहले ही मैंने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब ना चोमू कुमार जीतेगा, ना शालीन जीतेगा। मेरे हिसाब से कश्मीर एक विनर मटीरियल है और वो ज़रूर जीत सकता है। इसके बारे में एक ट्वीट मैं काफ़ी पहले कर चुका हूँ, और कुछ खबरें आई भी हैं कि वो टॉप 3 में है। बताइए, 300 पुल-अप मारने वाला आसिम रियाज़, जिसकी कोर स्ट्रेंथ, फिटनेस लेवल ज़बरदस्त थे, वो विनर तो छोड़ो, टॉप 5, टॉप 6 में भी नहीं है। आई थिंक पहले वीक में ही बाहर हो जाएगा, फिर वापस से आएगा, थुक्कड़ चाटेगा, लेकिन फिर दूसरों को दोगला बोलेगा। तो आसिम क्या है कि वो जो एक मीम है ना कि मैं बीप बीप था जो यहाँ आया, तो वो वाला जो मीम है वो आसिम पर पूरी तरह फिट हो जाएगा। जिस चैनल, जिस मेकर को गाली दी, उसी के शो में चले गए फिर से अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। खैर, हम फ्लो में काफ़ी आगे आ गए। तो हम बात कर रहे थे पहले स्टंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी था, क्योंकि मात्र 4-5 इंच का वो एक क्या बोलते हैं उसको यार, जो स्टैंड था जिस पर आपको चलना है, उसके पहले आपको चक्कर खिलवाए जाएँगे, और चक्कर खाने के बाद तो आदमी को यार 5-10 सेकंड लगते हैं सँभलने के लिए, बट आपको चलना है चक्कर खाने के बाद। वो 4-5 इंच की वो जो एक स्टैंड था उस पर फिर आपको वो फ्लैग निकालने हैं, तो वहाँ पर तो चोमू कुमार ज़बरदस्त दम दिखाता। लेकिन ये निम्मो, मेरी फ़ेवरेट निम्मो, जो गर्ल पावर फेमिनिज़्म की पीपड़ी बजा रही थी, वो तो कुछ ख़ास उखाड़ नहीं पाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी फ़ेवरेट निम्मो को फ़ियर फंदा नहीं मिला, वो फ़ियर फंदे से बच गई, क्योंकि सामने सुमोनत थी, वो तो भाई साहब औंध मुँह गिर गई, क्योंकि भाई स्टंट एक्चुअली में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगला वाला स्टंट काफ़ी डेडली स्टंट ये भी था, जहाँ पर एक बड़े से हवाई जहाज़ के अंदर एकदम जैसा लग रहा था टॉम क्रूज़ की फ़िल्म। हालाँकि टॉम क्रूज़ का मेंशन ये सब भी करते हैं कि वाह! हमने तो अक्सर फ़िल्मों में देखा, और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त ये स्टंट था। हवाई जहाज़ है, आप बैठे हुए हो और कुछ फ्लैग्स लटक रहे हैं, जहाँ पर शालीन दम दिखाता है, और शालीन को इस वाले स्टंट में टक्कर कौन दे रहा था? एक आई थिंक वो लड़की थी अदिति, और एक थी वो जग्गू दादा का छोटा पौधा, "भिड़ू तो मेरा बच्चा है भिड़ू, भिड़ू तू भी बच्चा है भिड़ू।" हालाँकि जग्गू दादा का जो पौधा है ये भी 7 फ्लैग लेता है, और द चिकन मैन ऑफ इंडिया, जो कि इस एपिसोड के स्टार्ट में भी बोलता है, पूरा इंडिया जान चुका है मुझे चिकन कितना प्यारा है। तो चिकन मैन शालीन भनोट भी 7 फ्लैग लेता है, लेकिन मात्र 3 मिनट और कुछ सेकंड में ये टास्क कंप्लीट करके वो ये स्टंट जीत जाता है। तो आप देखिए, पहला स्टंट जीता चेला, जिसका कि इंट्रो जब दिया था, बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो पहला स्टंट जीता चेला, दूसरा स्टंट जीत गया गुरु, और तीसरा स्टंट जीत गया कश्मीर। कहने का मतलब है कि कल जो स्टंट हुए, तीनों स्टंट मेल्स कंटेस्टेंट ने जीते हैं। ये गर्ल पावर की पीपड़ी बजाने वाली जो गर्ल्स हैं, ये एक भी स्टंट नहीं जीत पाई हैं, लेकिन फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। इतना देखने के बावजूद ये निम्रत,
अलग ही जेस्चर देती थी, गर्ल पावर। एनीवे ये तो स्टंट हो जाते हैं कंप्लीट। आता है तीसरा वाला स्टंट जहां पर कि आसिम रियाज ने दिखाया है कि भाई वो कितना बड़ा मंद बुद्धि बन चुका है। ज्यादा एक्सरसाइज करके दिमाग खराब हो जाता है, बस बॉडी बनती जरूर है लेकिन दिमाग घुटन पहुंच जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला तीसरे स्टंट में। ये आसिम रियाज़ का और करण का इनका जब इंट्रोडक्शन होता है, करणवीर मेहरा करके जो कंटेस्टेंट है, इनके जब इंट्रोडक्शन होते हैं तब आसिम ने बड़ी फ़िलॉसफ़ी वाली काफ़ी डीप बातें करी थी। जब रोहित शेट्टी ने कहा था, "आसिम तुम 4 साल के बाद आए हो क्या?" तो आसिम ने अपना अलग ही एक्सक्यूज़ दिए थे कि अब मेरे को करना है और वो क्रीपी क्रॉलीज़ मिलेंगे, तब आप क्या करोगे? तो आसिम ने कितनी डीप बात कही कि जब दफ़न किए जाते हैं हम लोग मरने के बाद, तो मैं उस चीज़ को फ़ील करना चाहूँगा जीते जी। तो भैया मुझे लगा कि बंदा काफ़ी मैच्योरिटी से भर कर के आया है, इतनी डीप मीनिंग वाली बातें कर रहा है, तो स्टंट भी अच्छे से करेगा, लेकिन नहीं भाई साहब, जितना था वहीं तक था आसिम का मैच्योर अंदाज़, क्योंकि इसके बाद तो आसिम एकदम टिकटॉकर और जो मुजरा जो ब्रिगेड है ना, उसी मतलब लेवल पर खुद को लेकर के चला गया। तो ये जो आखिरी वाला स्टंट था, वहाँ पर जब बातचीत हो, थोड़ी फन एक्टिविटी हो, तो वहाँ पर ये आसिम बोल देता है सब दोगले हैं, दोगलापंती है, जस्ट बिकॉज़ कि रोहित शेट्टी पूछते हैं कि भाई कौन जीत पाएगा कश्मीर और इसमें से? शालीन आसिम का नाम लेता है, लेकिन आसिम तो अलग ही नहीं, ये दोगले लोग हैं, तो शालीन भी बोलता है, "ठीक है भैया, तूने दोगला बोला तो हम भी देखते हैं।" एनीवे तो यहाँ पर पहला राउंड जो रहता है, वो अनुपमा का लड़का और ये करणवीर के बीच में था, जहाँ पर करणवीर मेहरा जो है, वो काफ़ी दम दिखाता है और ब्रिलियंट तरीके से ये स्टंट कंप्लीट करता है। यहाँ थोड़ा लक का भी एक कह सकते हैं आप, एक एंगल, एक पार्ट, वो जो अनुपमा का लड़का जो बनता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसका पैर फिसल जाता है, ग्रिप नहीं बन पाती है, तो बेचारा 2 ही फ्लैग लेकर के गिर पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो राउंड से बाहर हो जाता है और करणवीर मेहरा जो रहता है वो अपना पूरा दम दिखाता है, बाद में वो बोलता भी कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया है, अब अच्छे से कम्पीट करूँ। एंड ये वीडियो बनाने से पहले मैंने थोड़ी कुछ अपडेट्स वगैरह चेक करी थी, तो पता चला कि करणवीर मेहरा जो है शायद एंड तक रहने वाला है, टॉप 5, टॉप 6 तक तो शायद वो रहने वाला है, ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स में है। अगला जो राउंड आता है जहाँ पर कश्मीर वर्सेस आसिम रियाज़। अब यहाँ पर आप समझें आसिम रियाज़ का एकदम ब्रेन फेड वाला मोमेंट कहें या डम्ब अवतार, क्योंकि रोहित शेट्टी ने पहले ही बोल दिया था ये हेड ऑन एक स्टंट है। हेड ऑन का मतलब क्या होता है भाई साहब? हेड ऑन का मतलब है कि मैं वर्सेस तुम वर्सेस मैं। हेड ऑन का मतलब ये नहीं होता कि टीम टीम, जैसे आसिम ने गलत समझ लिया कि नहीं मैं और कश्मीर तो एक ही टीम में, जबकि रोहित शेट्टी ने क्लियरली बोला था कि आसिम तुम कितने येलो फ्लैग निकालोगे या रेड निकालोगे और कश्मीर तुम येलो, ऐसे कुछ था, रेड वर्सेस येलो फ्लैग। तो यार ये तो कॉमन सी बात थी। अगर तुझे रोहित शेट्टी की बातें समझ में नहीं आई थी, तो तू फ्लैग के कलर देख लेता ना कि तेरे को रेड निकालने का बोला है, उसे पीले या फिर वाइस वर्सा। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि किसको येलो दिए थे, किसको रेड दिए थे, क्योंकि मैं लिख कर के नहीं बैठा हूँ ना। जो मेरे फ्लो में आया मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो एक कंटेस्टेंट को रेड फ्लैग निकालने हैं, एक को येलो निकालने हैं। जब रेड वर्सेस येलो है तो ये टीम कहाँ से हो जाता है? लेकिन आसिम तो अलग ही, इनफैक्ट स्टंट पर जाएँ, उसके पहले जब ये बातचीत वगैरह होती है, वहाँ पर भी बोला कि इट्स अ टीम स्टंट, तो हमारी टीम जीतेगी, और जब स्टंट हो जाता है उसके बाद भी मैंने 7 निकाले, वो निकालेगा तो तब भी हम जीत जाएँगे। मतलब आसिम सस्ता नशा करके गया भाई साहब वो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह के स्टेटमेंट आसिम ने दिए कि भाई ये टीम स्टंट है, ये सब दोगले हैं, दोगलापंती चल रही है, इनकी औकात नहीं है। क्या औकात की बात कहाँ से आ जाती है? वो भी उसी शो में है आसिम, जिस शो में तुम हो, तो फिर औकात तो बराबर हो गई ना। और आसिम तुमने ऐसे कौन से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर लिए, या हॉलीवुड की तुम्हें फ़िल्म मिल गई, या टॉम क्रूज़ के साथ तुमने काम कर लिया कि मतलब तुम्हारी औकात उनसे ज़्यादा बड़ी हो गई है। तुम्हारी औकात भी वही है जो उन लोगों की औकात है, वो भी उसी शो में है, तुम भी उसी शो में हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर, वो लोग तो शायद और भी टिक जाएँगे, लेकिन तुम तो पहले एपिसोड में ही बाहर हो जाओगे, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें पहले एपिसोड में धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, तुम थूक कर के चाट के वापस आ जाओगे, तो औकात की बात आसिम यार तुम तो मत करो। हमें तुमसे कुछ बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन तुम तो यार जिस मेकर, जिस चैनल को तुमने गालियाँ दी, तुम्हारे भाई ने गालियाँ दी, तुम्हें पता था कि मेकर्स कैसे, फिर भी तुमने अपने भाई को वहाँ जाने दिया और अब तुम खुद उनके शो में आ गए हो, फिर औकात-औकात की बात करो, तो यार आसिम से ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने उसको भर-भर के सपोर्ट करा, लेकिन कल रात के एपिसोड में आसिम ने साबित कर दिया है कि वो खतरों का खिलाड़ी नहीं है, वो अनाड़ी है, टोटल अनाड़ी। ना उसे बात करना आ रहा है, ना अपने पॉइंट रखने आ रहा है। वो आज भी खुद को बिग बॉस में ही समझ रहा है। उसे लग रहा है कि ये मतलब खतरों का खिलाड़ी भी बिग बॉस है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि बिग बॉस 13 को खत्म हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन आसिम रियाज़ आज भी शायद उसी एरा, उसी एक ज़ोन में फँसा हुआ कि वो आज भी बिग बॉस के अंदर है। भाई बिग बॉस 13 को खत्म हुए अरसा हो चुका है, मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आसिम वही बिग बॉस वाले अंदाज़ दिखा रहा था।
ना उसे स्टंट पल्ले पड़ा, ना कुछ पल्ले पड़ा। हाँ, कोर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी उसकी, सब कुछ उसके मतलब फ़ेवर में जाने वाला स्टंट था ये, लेकिन फिर भी वो गच्चा खा गया और एंड में स्लिप कर गया। उसके 7 फ्लैग रहते हैं और ये इनफैक्ट गाश्मीर तो उससे काफ़ी पीछे रहता है। एक टाइम पर आसिम के पास 7 फ्लैग थे और वो अगला फ्लैग लेने आगे बढ़ रहा था। गाश्मीर के 6 ही फ्लैग थे, लेकिन फिर गाश्मीर जो रहता है वो बैक टू बैक 3 फ्लैग और निकाल लेता है। वो उसका फ़ोकस क्लियर था, उसका पैशन एकदम ज़बरदस्त था कि नहीं मुझे जीतना है। अब भाई साहब गाश्मीर के बारे में ऐसे ही तो मैंने ट्वीट नहीं करा। आपका क्या है नज़रिया इन सारी चीज़ों के बारे में? जो पहला एपिसोड था वो कैसा लगा आपको? आपके अकॉर्डिंग कौन-सा स्टंट ज़्यादा खतरनाक था? आपके अकॉर्डिंग किसने ज़बरदस्त तरीके से आपको इम्प्रेस करा, किसने इम्प्रेस नहीं करा? जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।